तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 17 नाम है हेलोजन, है ना। हेलोजन फैमिली के बारे में बात करते हैं। और आप लोग जानते होंगे हेलोजन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, NH2 NP5, समझ पा रहे हैं ना। और ये मेंबर क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है ना। और फिर कर बाहर आई आंटी जो होती है वो रेडियो एक्टिव होती है। कैसी होती है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। और इनका जो रेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का -1 से लेके +7 तक होता है, और एक्सेप्ट फ्लोरीन, है ना। और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ही हो सकता है बताओ, 0 और -1। क्या इसका हम लोग ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़े थे, HOX HOX2, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया था ऑक्सीडेशन स्टेट ना। क्लोरीन का देखियो, ब्रोमीन का, आयोडीन का ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है +1 +3 +5 +7 वाला, है ना। लेकिन फ्लोरीन का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता था जिसका नाम क्या है, HOF। क्या था, HOF, हाइपोफ्लोरस एसिड। फिर बताइए ग्रुप नंबर 1 से लेके शुरुआत का 4 लास्ट का 4, है ना। ग्रुप नंबर 1 to 13 14 में साइज से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता था, लेकिन 15 16 17 18 में ऊपर से नीचे जाएंगे क्या बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। सेम वही बातें हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। डेंसिटी, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, तो समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अच्छा, ये सारे एलिमेंट डाया एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किसमें एग्जिस्ट करते हैं, डाया एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, F2Cl2Br2I2 में। F2Cl2 जो होता है वो गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। और इनका जो कलर याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्लोरीन का F2 का कलर येलो, ग्रीनिश येलो, रेड। और I2 का एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में I2 का कलर बताया गया था, वॉयलेट। कैसा होता है, वॉयलेट। क्यों होता है, ड्यू टू होमोलोमो ट्रांजिशन। क्या होता है, डी ब्लॉक में पढ़ा जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का पॉइंट में हर एक एलिमेंट का जो कलर पढ़ेंगे तो वहां में आपको यहाँ में डिस्कस कराई जाएंगी। देखो ये जो एलिमेंट होते हैं वो एलोट्रोप फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते, इनका कोई भी एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं होता है, और न ही ये केटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। समझ पा रहे हैं ना। सबसे ज्यादा केटिनेशन पावर किसका होता है, करीना का, कार्बन का। कॉपी कर लीजिए, ठीक लिखा है, डू नॉट शो एलोट्रोपी केटिनेशन, यही लिखा है। मतलब इसका एलोट्रोप नहीं होते हैं, और ना ही केटिनेशन मतलब जुड़ने की पावर होती है किसी के साथ में, ठीक है। और ड्यू टू होमोलोमो ट्रांजिशन का वजह से इसका कलर होता है, कलर याद रखिएगा। ओजोन का भी बोला था, कलर याद करना है, ऊपर देखना है, ऊपर, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। तो पहले कैसे दिखाई देता है, गैसियस स्टेट में कलर पेल ब्लू या लाइट ब्लू, फिर लिक्विड में थोड़ा और पास में आएगा तो पूरा ब्लू कलर दिखाई देगा, है ना। ठीक है, ये बातें बताई गई थी। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आपने देखा है भाई, क्लोरीन का ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी में, रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना। मतलब रिएक्शन में आप लोग देख रहे हैं अभी तक क्या पढ़ रहा है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ पानी, यही सब तो पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। तो पहला हम लोग लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में ई का जगह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा फिर यार चाहिए, ठीक है। और आप लोग जानते हैं ऊपर से नीचे जाएंगे तो बताओ क्या होगा, एसिडी करेक्टर बढ़ेगा कि नहीं। क्या ऊपर से नीचे जाएंगे बताओ, एसिडी करेक्टर, एसिडी करेक्टर बढ़ेगा। कौन जल्दी H देगा, HI से H जल्दी निकलेगा, तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं। क्या लिख रहा हूं मैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स O2। तो देखिए भाई बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में E की रिएक्शन O2 के साथ में कराएंगे तो बनता है ऑक्साइड। क्या बनता है, अब मैं ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, बहुत वेराइटी ऑफ ऑक्साइड बनता है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 3 5 7 है। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान देना, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये है कि जब हम F2 की रिएक्शन O2 के साथ में कराते हैं तो फ्लोराइड बनता है। क्या बनता है, ऑक्साइड नहीं, फ्लोराइड बनता है। EN किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का, तो नाम उसी के हिसाब से लिखा जाएगा। ऐसा कुछ बात हो चुकी थी।
अरे भाई बात हो चुकी थी, ठीक है। तो O2 की रिएक्शन जब F2 के साथ में कराएंगे तो ऑक्सीजन फ्लोरीन में किसका ईएन ज्यादा, फ्लोरीन का, तो इसी का नाम लिखा जाएगा फ्लोराइड बोला जाएगा, ना कि ऑक्साइड बोला जाएगा, है ना। ठीक है, तो देखिए इसके दो फ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं, एक तो OF2 और एक दूसरा O2F2। यहाँ में फ्लोरीन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और यहाँ में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कितना है, +1। रेंज में है कि नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का रेंज -2 से लेके +2 तक होता है ना। और ये दोनों फ्लोराइड जो होते हैं, देखिए ये दोनों फ्लोराइड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और ये देखो इसके पास फ्लोरीन है तो ये गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी है, फ्लोरीन दे देंगे क्योंकि अनस्टेबल है ना, तो ये जल्दी से क्या कर लेते हैं, फ्लोरीन देते हैं। अगर आपको याद होगा ग्रुप नंबर 18 में XCF4 की रिएक्शन O2F2 के साथ में करा रहे थे तो ये गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट था, तुरंत फ्लोरीन देके XCF6 का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। तो ये गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है और ये दोनों रूम टेम्परेचर पे स्टेबल या अनस्टेबल होते हैं, बताइए, अनस्टेबल होते हैं। समझ पा रहे हैं ना, ये अनस्टेबल होता है, लेकिन जनरली अनस्टेबल होता है, लेकिन दोनों में से ये रूम टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल होता है। दोनों अनस्टेबल है भाई, लेकिन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, OF2 ज्यादा स्टेबल होता है। समझ पा रहे हैं, कौन अनस्टेबल है भाई, O2F2। तो इसलिए जब भी हम लोग बात करते हैं, जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होता है ना भाई, तो वहां में न्यूक्लियर फ्यूल भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। जहां भी न्यूक्लियर रिएक्टर होता है तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूल भी इस्तेमाल होती है, लेकिन कभी कभी न्यूक्लियर फ्यूल क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। समझ पा रहे हैं ना, अगर वेस्ट हो चुकी है तो क्या उसको आप लोग कचरा समझ के फेंक देंगे, नहीं, कहानी खत्म हो सकती है। क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट में क्या होता है, थोरियम होता है, यूरेनियम होता है और PU भी होता है। समझ पा रहे हैं ना, प्लूटोनियम भी होता है। तो ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव। मान लो इसमें प्लूटोनियम है और थोरियम है, आप किसी के घर में फेंक देंगे, कहानी खत्म हो सकता है ना। तो अगर मान लो इसमें क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है और उसका इस्तेमाल करना है, अभी आप लोग क्या करते हैं, घर में आपका कचरा होता है, आप किसी के घर में फेंक देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं, क्योंकि वो वेस्ट है ना। लेकिन अगर आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को किसी के घर में फेंक देंगे, कचरा में फेंक देंगे या कहीं फेंक देंगे रोड पे, तो क्या कर सकते हैं, बहुत डेंजरस हो सकता है कि नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि अगर मान लो प्लूटोनियम है, समझ पा रहे हैं ना, ये क्या है, न्यूक्लियर वेस्ट है, न्यूक्लियर वेस्ट है। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि इसमें वेस्ट में, क्योंकि जब भी न्यूक्लियर वेस्ट होता है, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, उसमें न्यूक्लियर फ्यूल डाला जाता है। वो फ्यूल क्या होता है, वेस्टेज होता है, उसमें कुछ न्यूक्लियर वेस्टेज आता है, ठीक है। और उसको डायरेक्टली आप फेंक नहीं सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना आप लोग, तो उसको डायरेक्टली फेंक नहीं सकते हैं। उसमें जो न्यूक्लियर वेस्टेज है उसमें से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसको बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालते हैं तो उसकी रिएक्शन कराते हैं O2F2 के साथ में। किसके साथ में, O2F2 के साथ में। तो ये PuF, क्योंकि ये गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, डायरेक्टली फ्लोरीन देता है, और PuF6 बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ से जो उस वेस्टेज से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसको बाहर निकाल लेते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ प्लूटोनियम लिखा है, तो इसी का रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग। मान लो कचरा समझ के आप किसी के घर फेंक दिए, बर्बादी कर देंगे उसका घर, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर वेस्टेज होता है। अच्छा, क्या कोई भी मशीन की इफिशियंसी 100% हो सकती है क्या, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, है ना। जैसे हम बाइक में भी पेट्रोल डालते हैं, क्या उसकी इफिशियंसी 100% है क्या, नहीं, कुछ वेस्टेज होता है कि नहीं होता है, होता है। तो उसी प्रकार ये भी, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कुछ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कुछ वेस्टेज होता है, और उस वेस्टेज में या तो प्लूटोनियम होगा, या तो थोरियम होगा, या तो यूरेनियम होगा, और उसको आपको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। अभी नहीं कि उसको पॉलीथीन में बांध के किसी के घर में फेंक दो या कचरा में फेंक दो, तो कहानी हो सकती, क्योंकि ये सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो रिएक्शन करके बहुत सारा डेंजरस कुछ हो सकता है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग O2F2 के साथ में रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे हाईली अनस्टेबल है और ये गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। तो ये फ्लोरीन देगा तो ये कंपाउंड बना लेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो ये रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ में आ गई हैं क्या, इसको इंग्लिश में केवल लिखानी है। अब देखो भाई, अगर हमारे पास में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, अगर इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराएंगे तो ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्साइड। लेकिन अगर F2 की रिएक्शन O2 के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा, फ्लोराइड। और उसके दो फ्लोराइड, दो प्रकार के फ्लोराइड पढ़ना है, O2F2 और OF2। दोनों स्टेबल है, अनस्टेबल, और दोनों अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन उसमें से भी रूम टेम्परेचर पे स्टेबल कौन होता है, OF2। समझ पा रहे हैं ना। तो आइए इसको इंग्लिश में लिखते हैं, लिखेंगे फ्लोरीन फॉर्म, क्या में लिखते रहिए भाई। ये आप लोग लिख लिए क्या, आप लोग F2 + O2 लिख लिए यहाँ तक ना। उसके बाद लिखेंगे फ्लोरीन फॉर्म 2 टाइप ऑफ फ्लोराइड, फ्लोरीन फॉर्म 2 टाइप ऑफ फ्लोराइड, that is OF2, O2F2, that is OF2 and O2F2। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे
both OF2 and O2F2 are unstable at room temperature. Both OF2 and O2F2 are unstable at room temperature, but OF2 is comparatively more stable. But OF2 is comparatively more stable. Comma, both act as good fluorinating agent. Both act as good fluorinating agent. नेक्स्ट में लिखेंगे इन विच O2F2, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इन विच O2F2 इज अनस्टेबल, and used in removing PU as PuF6, वहां पे लिखा है PuF6 from न्यूक्लियर वेस्ट या न्यूक्लियर फ्यूल। तो वेस्ट होता है ना भाई, जो समझ पा रहे हैं ना, वहां से उसको निकाला जाता है। रिएक्शन लिख लेंगे PU रिएक्टेड विथ O2F2 टू फॉर्म PuF6। हो गया ना। उसके बाद लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे। मिडिल रो एनामोली, ठीक है, इसका क्या मतलब है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है, ये रटना ही है और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं, और वैसे कम भी है हम लोग के पास दिमाग, है ना। तो आप बोर्ड पे ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं मिडिल रो एनामोली, आप लोग बताइए, जैसे आप लोग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना, अगर इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा। अगर इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करा रहे हैं, किसके साथ में करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ में, है ना, तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, है कि नहीं। तो बताइए ऑक्साइड वाला क्वेश्चन को देखते ही बताइए ऊपर से नीचे जाएंगे तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ेगा या कम हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा, बढ़े। अभी तक क्या पढ़ रहे हैं भाई, ऊपर से नीचे जाएंगे, अगर हाइड्राइड वाला होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, H देने की टेंडेंसी बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो बताओ ऑक्सीजन देने की पावर बढ़ेगा, तो बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा, आयोडीन का। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा बोला जाता है कि बताइए स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं तो बताओ किसका ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, आयोडीन का। अगर आयोडीन का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, बोर्ड पे ध्यान देना, आयोडीन का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है तो बताओ क्या ये ऑक्सीजन देगा या नहीं देगा, नहीं देगा। क्या ये अनस्टेबल है तो ये जल्दी दे देगा। तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का। लेकिन बताओ अभी से ऊपर से नीचे हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या ही पढ़ा गया था, हाइड्राइड का केस में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन देने की पावर बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड का नेचर ये है, मतलब इसमें ये रूल फॉलो नहीं हो रही है। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद क्या है, आयोडीन। समझ पा रहे हैं ना। तो इसका एनसीईआरटी रीजन देता है ड्यू टू, एनसीईआरटी में भी कोई इसका परफेक्ट रीजन नहीं है, आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। वहां में बोला जाता है थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक का वजह से ऐसा हुआ। तो कोई भी रिएक्शन होती है भाई वो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स के हिसाब से भी होती है, तो इसलिए इसका कोई परफेक्ट रीजन नहीं है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, दूसरा एनसीईआरटी में ऐसा बात बोला गया है, बोर्ड पे ध्यान देना, अगर मान लो ये क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, ब्रोमीन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है और आयोडीन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, तो मान लो ऑक्साइड बना ये, है ना। तो यहाँ में बोला जाता है, सेकंड पॉइंट ये बोलते हैं एनसीईआरटी में कि यहाँ में जो क्या होता है,
चार्ज सेपरेशन ज्यादा होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा? क्या आयोडीन पे प्लस चार्ज होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या यहाँ में नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ में पॉजिटिव चार्ज होगा? होगा। और यहाँ में नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ में पॉजिटिव चार्ज होगा, है कि नहीं? तो यहाँ में जो चार्ज सेपरेशन है वो ज्यादा है, क्योंकि इसका ईएन ज्यादा है, इसका ईएन और इसका ईएन कम है, तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। क्योंकि क्लोरीन और ऑक्सीजन में ईएन का डिफरेंस कम आएगा, यहाँ में और उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा इसमें आएगा, है ना? क्योंकि ऊपर से नीचे जाते ही ईएन कम होता है ना, आयोडीन का ईएन तो सबसे कम होगा और ऑक्सीजन का तो सेम है ना भाई, तो इस केस में गैप क्या होगा? मैक्सिमम। नहीं समझ में आया? तो यहाँ में चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, और चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा होगा तो ये कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल। क्या होगा? स्टेबल। क्या ये बात तो समझ में आ रही है? सही है। लेकिन बताओ अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसके बाद क्या आना चाहिए था? ब्रोमीन, क्योंकि इसके बाद इसका चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, लेकिन इसके बाद क्या आता है? क्लोरीन। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसका रीजन क्या बोला जाता है कि क्योंकि यहाँ में क्लोरीन जो है ना वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में, मतलब क्लोरीन का मल्टीपल बॉन्ड बन सकता है। क्लोरीन में हो सकती है बैक बॉन्डिंग। क्या हो सकती है? बैक बॉन्डिंग। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा है, और यहाँ में कुछ नहीं हो सकता है, इसका दोनों प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, टू मतलब जब भी बैक बॉन्डिंग होता है तो एक तो सेकंड पीरियड का होना चाहिए, दूसरा सेकंड या थर्ड पीरियड का होगा, है कि नहीं? और उससे ज्यादा होगा तो भाई बैक बॉन्डिंग तो कमजोर हो जाएगी, है कि नहीं? तो यहाँ में देखो भाई, तो सबसे ज्यादा क्या होगा? ये वाला स्टेबल होगा, उसके बाद ये होगा और ये होगा। मतलब आपको बनाया जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है क्या बनाया जा रहा है, वो आप खुद समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड किसकी ज्यादा है? आयोडीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। वो डायरेक्टली रटना है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। समझ पा रहे हैं ना? और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है बताइए? ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन, सॉरी, सबसे ज्यादा ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा इसका है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद क्या है? आयोडीन का। समझ पा रहे हैं ना? तो आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा बताओ, अगर ये लिखा है भाई तो एनसीईआरटी में और बाकी सारा ग्रुप में भी अप्लाई होना चाहिए, 16 में भी होना चाहिए, है ना? लेकिन वहां में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो ये लिख लेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बताइए मिडिल रो एनामोली इज एसोसिएटेड विथ ना, ऑप्शन में देगा स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड ऑफ हेलोजन, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ हेलोजन, स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्राइड ऑफ हेलोजन, या नॉन ऑफ दिस। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मिडिल रो एनामोली क्या बताता है? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ हेलोजन, हेलोजन की स्टेबिलिटी बताता है। किसकी स्टेबिलिटी? ऑक्साइड की स्टेबिलिटी। समझ पा रहे हैं ना? पहले ये लिख लेंगे और इसका रीजन लिखिए। यहाँ में रीजन इसलिए लिखा देता हूं, कभी एनसीईआरटी में आएगा ये क्यों हुआ, है ना? तो वहां में आप टिक कर सकते हैं। लिखेंगे ड्यू टू थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक फैक्टर, ड्यू टू थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक फैक्टर। नेक्स्ट में लिखेंगे, पॉइंट पॉइंट करके लिखते रहेंगे। तो पहला रीजन समझ में आ गया। दूसरा लिखेंगे इन ऑक्साइड ऑफ आयोडीन, इन ऑक्साइड ऑफ आयोडीन ड्यू टू ग्रेटर चार्ज सेपरेशन, in oxide of iodine due to greater charge separation stability is very high. Next में in oxide of chlorine, in oxide of chlorine stability increases due to, in oxide of chlorine stability increases due to multiple bond character, oxide of chlorine stability increases due to multiple bond character, है ना? नेक्स्ट में in oxide of bromine neither of properties are present, in oxide of bromine neither of properties are present. देखिए, आप लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं क्या? कौन एग्जिस्ट करता है, कौन नहीं करता, ये भी जान चुके हैं। तो यहाँ में क्या है, X2 प्लस X2 डैश के साथ में रिएक्शन करेंगे तो या तो XX डैश बनेगा या तो XX3 डैश बनेगा, क्योंकि यहाँ में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ? +1।
+3 +5 +7 है कि नहीं। और हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या ही होता है 1 से लेकर 7। ग्राउंड स्टेट में उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होता है, तो एक के साथ में पेयर कर लेगा तो एक बॉन्ड बनाएगा। फिर उसकी जब भी कोवेलेंसी एक्सपेंड करेगी, न्यूट्रल से न्यूट्रल में जाएंगे तो क्या होगा, कितना का गैप होता है 2 का, तो 1 से 2, फिर 1 से 2 का गैप होगा तो 3 होगा, 3 से 5, 5 से 7। ये ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया गया है ना। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट है इसके बारे में जो आपको जानना है कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं ना, वो मोर रिएक्टिव होते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं पेरेंट्स हेलोजन से। समझ पा रहे हैं ना। तो बोर्ड पे ध्यान देना। जैसे मान लो यहाँ में अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ में लिखा है X2 + X2 डैश, यहाँ में लिखा है ना। यहाँ में एनसीईआरटी में क्या बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर X2 है तो बताओ XX के बीच में बॉन्ड है, X डैश में है तो XX डैश के बीच में है। जब दोनों रिएक्शन करा तो क्या बना, XX डैश। मैं आपको बेंजीन में भी बताया था कि इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनिक बेंजीन। बताओ वहां में रीजन क्या था, इनऑर्गेनिक बेंजीन का जो बॉन्ड था वो पोलर बॉन्ड था, है ना। पोलर बॉन्ड का वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसी प्रकार यहाँ में भी जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है, क्या दोनों हेलोजन सेम सेम है, डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट। एक का आयन ज्यादा, दूसरा का आयन कम, तो ये बॉन्ड कैसा होगा, पोलर। अगर पोलर है तो इसकी रिएक्टिव क्या होगा, पेरेंट हेलोजन से ज्यादा होगा। क्लियर बात है ना। लेकिन एनसीईआरटी ये बात नहीं बोलती, तो ध्यान देना। इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन देयर पेरेंट्स हेलोजन, ये बात समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी बोलता है इसका जो रीजन होता है वो होता है, क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या रीजन होता है, तो देखो एनसीईआरटी में जो इसका रीजन दिया गया है वो बोला गया बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये गलत है, क्या है, गलत है। समझ पा रहे हैं ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका रीजन नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में लिखा है तो उसको मानना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन वो जो रीजन दिया है वो गलत है। जरूरी ये नहीं है कि ये गलत है, जरूरी ये है कि एनसीईआरटी में ये दिया है तो वो आपको मानना है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, समझ पा रहे हैं ना। तो आपका इसका एनसीईआरटी में इसका जो रीजन है वो क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। जैसे ये देखो, एनसीईआरटी ये बोलता है कि इसका बीच का ये जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। अगर वीक बॉन्ड होता है तो ये टूट जाएगा और जल्दी किसी के साथ में क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। समझ पा रहे हैं ना। जैसे X2 और XX डैश है और XX डैश है, तो ये इसका बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कमजोर होता है, वीक होता है। वीक होता है तो ये जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। समझ पा रहे हैं ना। मिर्जापुर देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो वहां में एक बोला जाता है कि जरूरी ये नहीं है कि वो क्या लगता है, जरूरी ये है कि ये मेरा बेटा है। समझ पा रहे हैं ना। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं देखें तो कोई बात नहीं। तो चलिए, ये आपको समझने में आना चाहिए कि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका रीजन नहीं है। क्यों नहीं है, आप बोर्ड पे ध्यान देना। देखो Cl2 और रिएक्शन, Cl2 की रिएक्शन I2 के साथ में रिएक्शन आपने कराया है ना। तो अब ये क्या बनेगा, ICl बनेगा। क्या बनेगा, ICl। तो ये तो क्या है हमारा, ICl इंटर हेलोजन कंपाउंड है ना। और ये पेरेंट्स हेलोजन है। मतलब रिएक्टिविटी, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो देखा गया, देखो ध्यान देना। अगर इसकी रिएक्शन किसी के साथ में कराया गया और इसकी रिएक्शन कराया गया तो ये जल्दी से रिएक्शन कर लिया। समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि इसका बीच का बॉन्ड क्या है भाई, कमजोर है। मान लो कमजोर है तो टूटेगा, टूटेगा तो जल्दी से किसी के साथ में रिएक्शन कर लेगा। समझ पा रहे हैं ना। एक्सेप्ट फ्लोरीन, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, अगर मान लो F2 की रिएक्शन Cl2 के साथ में कराया गया तो यहाँ में बना ClF। क्या बना, ClF। मान लो इसकी रिएक्शन, ये इसकी रिएक्शन और इसकी रिएक्शन किसी के साथ में कराया गया। समझ पा रहे हैं ना। तो इसका ये जल्दी से रिएक्शन कर लिया। समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि FF का बीच का बॉन्ड सबसे वीकेस्ट होता है। समझ पा रहे हैं ना। तो इस केस में किसका बॉन्ड कमजोर है भाई, इसका बॉन्ड कमजोर है, तो ये सबसे पहले रिएक्शन करेगा। याद रखना, इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन पेरेंट्स हेलोजन एक्सेप्ट F2। समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन का साइज का बीच का डिस्टेंस कम होता है, लोन पे रिपल्सन बॉन्ड जल्दी से टूट जाता है। तो F2 में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो सबसे क्या होती है, कम होती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन। उसके बाद क्या होगा, इंटर हेलोजन कंपाउंड। क्या समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अच्छा, आप बोर्ड पे ध्यान देना। मतलब मैं तो इसका एनसीईआरटी का वजह से बता दिया, लेकिन आप मुझे बताओ, आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ा था, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में बताओ किसका सबसे ज्यादा था, Cl2, Br2, F2, I2। क्या इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, क्या है कि नहीं है। पहले सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। क्या I2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी F2 से भी कम है कि नहीं है। तो भाई अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ही उसका रीजन है तो I2 इज मोर रिएक्टिव देन पेरेंट्स हेलोजन। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये एनसीईआरटी में लिखा है तो आपको मानना है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये कंपाउंड जो होगा वो पोलर होगा, पोलर होगा तो रिएक्टिव होगा। समझ पा रहे हैं ना। और ये कैसे हैं, नॉन पोलर। समझ पा रहे हैं ना।
लेकिन किसको एक्सेप्शन मानते हुए, दोनों का केस में किसका एक्सेप्शन होगा भाई, फ्लोरीन का। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ को अगर आप इसका एक्चुअल रीजन मानते तो बताओ I2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि I2 का जो स्ट्रेंथ होता है वो भाई सबसे कम है, तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका सबसे कम है, तो जल्दी से रिएक्शन करेगा किसी और के साथ में, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसका जो मेन रीजन है वो क्या है बताइए, पोलर। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। आंसर आएगा तो क्या टिक करेंगे, पोलर या बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ पा रहे ना, तो क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी को मानना ही पड़ेगा। तो चलिए कुछ हम लोग पॉइंट लिखेंगे, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जितने भी हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं भाई ध्यान देना, जितने भी हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, डाया मैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, डाया मैग्नेटिक होते हैं। जैसे बताओ ये XX डैश की बात करेंगे तो XX डैश में क्लोरीन का या में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है, +1 है कि नहीं है। ग्राउंड स्टेट में उसकी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 1। तो दूसरा अनपेड के साथ में पेयरिंग करेगा तो बताओ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक किसी के साथ में पेयर कर लेगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी कि नहीं, पेयरिंग हुई या नहीं हुई, हो गई, हो गई। तो बताओ ये कैसा है, पैरा या डाया, पैरा या डाया, डाया। क्या इसके पास 3 है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, किसी और के साथ में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयरिंग करेगा तो बताओ को पैरा या डाया, डाया। तो सारे हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं 3 है, 3 बना लेगा तो 6 ना हो गया भाई। तो ये डाया सब कैसे होते हैं, डाया मैग्नेटिक होते हैं। तो पहला एक प्रॉपर्टीज ये है कि सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डाया मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो किसमें, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। समझ पा रहे हैं ना, इनके कंपाउंड कैसे होते हैं, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ, एक्सेप्ट ClF। ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे, ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड, शॉर्ट में IHC लिख लेना, ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड आर डायामैग्नेटिक, ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड आर डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट में लिखेंगे दे एग्जिस्ट एज सॉलिड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट ClF। ये कौन सा स्टेट में होता है, गैसियस। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन पेरेंट हेलोजन बिकॉज ऑफ वीकर XX डैश। समझ पा रहे हैं ना, एक हेलोजन तो दूसरा ये XX डैश, बिकॉज ऑफ वीकर XX डैश बॉन्ड एक्सेप्ट फ्लोरीन। ये एक्सेप्ट ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट फ्लोरीन, मतलब अगर इंटर हेलोजन है और फ्लोरीन है तो किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, फ्लोरीन। समझ पा रहे हैं ना। और उसके बाद देखो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और इंटर हेलोजन कंपाउंड है तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। देखो भाई अगर मान लो फ्लोरीन है और इंटर हेलोजन कंपाउंड है तो फ्लोरीन का, अगर Cl2 है, Br2 है, I2 है और इंटर हेलोजन कंपाउंड है तो उस समय किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, इंटर हेलोजन कंपाउंड का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। क्या समझ में आया, नहीं आया, आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इसका अब एक्चुअल रियल रीजन लिख लो। समझ पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, क्यों होता है उसका भी रीजन लिख लीजिएगा, लिख लो, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, अगर आएगा तो यही रीजन लिख देना, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल क्या हो सकता है वो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी नहीं, इसको एक्चुअल नहीं मान लेना, ठीक है। रियल तो यही है लेकिन एनसीईआरटी में ये मेंशन है, ठीक है। तो लिख लेना इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन पेरेंट हेलोजन बिकॉज ऑफ पोलर बॉन्ड। नेक्स्ट में लिखेंगे रिएक्शन बिटवीन X डैश एंड X2, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, रिएक्शन विथ X2 एंड X डैश की रिएक्शन X2 के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हो, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ा होगा एक बार, ऑक्सीडाइजिंग पावर। जब हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा रहे थे तो +4 से +2 में कौन कन्वर्ट कर पाएगा, है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर कौन होगा, I- होगा तो उसको +4 से उसको लोएस्ट में लेके जाएगा, ऐसा कुछ बात आ रही थी क्या, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका है, F2 Cl2 Br2 I2, है कि नहीं है। और वह हेलोजन को ऊपर से नीचे जाएंगे तो बताओ इसका वैल्यू, SRP की वैल्यू सबसे ज्यादा इसका है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन लेने का पावर ज्यादा है तो जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है, इसलिए इसको SO2 F- को F2 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। समझ पा रहे हैं ना। चलिए ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर, ये देखो ये मॉलिक्यूल है और ये इसका आयन है, समझ पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको याद होनी चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान देना,
अगर मान लो ये X माइनस की रिएक्शन अगर इन तीनों के साथ में कराया जाए तो क्या रिएक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप लोग जानते होंगे। हम लोग केवल इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये सारा रिएक्शन को कवर कर लेंगे, है ना। और आप लोग जानते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, है ना, ऐसे आप लोग पढ़ा था क्या। हाँ, अब बताओ यहाँ में F माइनस लिखा है, लेकिन कभी कभी जानते हैं आपको ऐसा दे देगा कि NaF रिएक्टेड विथ Cl2, समझ पा रहे हैं ना। या तो यहाँ में समझ लेना कि F माइनस की रिएक्शन Cl2 के साथ में कराई जा रही है, कुछ ये रिएक्शन है ना। या बोल देगा NaCl रिएक्टेड विथ Br2, बताओ क्या बनेगा, है कि नहीं, समझ पा रहे हैं ना। तो आप आराम से समझ लेना कि ये आयन भी हो सकता है या तो कंपाउंड के फॉर्म में भी दे सकता है। आइए ध्यान दीजिए, क्या ये बताओ ये F माइनस है ना, समझ पा रहे हैं ना, F माइनस किसी कंपाउंड में है, समझ पा रहे हैं ना। तो आप बताओ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्या ये जो F माइनस है क्या उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है कि नहीं, क्या वो कंपाउंड के साथ में है कि नहीं, तो क्या ये लेस रिएक्टिव है कि नहीं, तो क्या लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्या समझ में आया नहीं, क्या ये बताओ Cl माइनस और F2 में क्या Cl माइनस NaCl रिएक्टेड विथ F2, क्या F फ्लोरीन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कि नहीं, अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो क्या उसको डिस्प्लेस करेगा कि नहीं। और बताओ ये F कंबाइन करेगा NaF बन जाएगा प्लस Cl2 बाहर निकल जाएगी, तो बताओ क्या यहाँ में F माइनस प्लस Cl2 होगा या नहीं होगा, नहीं समझ में आया। जैसा ऐसे होगा NaCl रिएक्टेड विथ F2 है कि नहीं, क्या ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कि नहीं है, क्या क्लोरीन लेस रिएक्टिव है कि नहीं है, तो बताओ क्या ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, और NaF के साथ में कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा NaF, क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा Cl2, तो बताओ यहाँ में F क्या -1 के फॉर्म में है कि नहीं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, समझ में आ रही है, ठीक है। अब बताओ यहाँ में बोर्ड पे ध्यान, ये क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये Cl मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी, तो क्या नो रिएक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन क्लोरीन है कि नहीं है, तो क्या इसको डिस्प्लेस कर देगा, और अगर बताओ क्या बन जाएगा F माइनस या Cl माइनस, और क्या यहाँ से क्या निकल जाएगा Br2। अगर मान लो NaBr रिएक्टेड विद F2 तो क्या बनेगा NaF प्लस Br2, समझ पा रहे ना। जैसे यहाँ में बना होगा NaBr रिएक्टेड विद Cl2 तो NaCl प्लस Br2 है कि नहीं, बताओ यहाँ में रिएक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और यहाँ में क्या बताओ ये मोर रिएक्टिव है कि नहीं आयोडीन से, तो क्या सबको अगर फ्लोरीन है तो क्या बन जाएगा F माइनस, क्लोरीन है तो Cl माइनस, ब्रोमीन है तो Br माइनस, और यहाँ से क्या बनेगा I2, तो ये रिएक्शन है, समझ पा रहे हैं।